अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू उर्दू बेस्ट नावल्स। नावल यकीन मोहब्बत के एपिसोड नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। सुबह का रोशन सवेरा और धूप की पूर्ति किरणें ग्लास वाल से टकराते इसे कसमसाने पर मजबूर कर गई। वो करवट के बल होते उसकी साइड पर हाथ बढ़ाते उसे तलाशने लगा। नूर पर्दे क्यों हटाया भी वो चुपती रोशनी से बंद आंखों से बोझा लहजे में बड़बड़ाया था। हाथ इसे तलाशते उसके जवाब ना देने पर उसकी साइड खाली पाते अब बंद होती आंखें बेचैनी से खोल गया। उसकी जगह खाली पाते वो झट से नींद भगाते उठ गया। मुझे बाबा के पास जाना है राइट नाउ। उसकी रात की बात पर फासला खत्म होने के बाद भी घबराते वसवसों में डूब गया था। कहाँ गई ये इतनी सुबह? वॉल क्लॉक पर नजर डाली जहाँ अभी 7 बजने में भी टाइम था। धड़कते दिल से बिस्तर पर हटाते निकला। जब सामने रूम में इसका सफ़ेद आंचल नजर आते उसे जिंदगी का अंदिया दे गया था। शर्ट का बटन बंद करते लबों पर मुस्कुराहट लिए सीधा उस रूम में दाखिल हुआ। तुमने मुझे तड़पाने का ठेका लिया है। वो इस सप्ताह पर बौखला है जो उसे पीछे से हिसार में लिए उसके पीके बालों पर लब रखते धीमे लहजे में बोल रहा था। वो सामने से हटी थी। दूर नहीं हो। वो अभी भी बंद आंखों से उसे खुद में समेटे था। नूरे जान कोई चालाकी नहीं। वो दूर होते जब वो पट से आंखें खोलते सामने देखते मंजर पर मबहूत सदा हुआ। वहाँ की उंगलियों के फोरों से मसलने लगा। ये क्या? ओह माय गॉड, दिस वाज नूर। वो बेपनाह खुशी महसूस किए। उसको देखते निचले लब को दांतों तले दबा गया था। उसकी बाकी की नींद इस लम्हे पूरी तरह उड़ गई थी। सामने अपना पोर्ट्रेट देखते जहाँ वह ब्लू शर्ट के फोल्ड कप में सहर अंगेज पर्सनैलिटी के साथ 2 उंगलियों में पकड़ी सिगरेट होंठों में दबाया था। ये लुक उसका दानियाल के वाक़े वाले दिन का था जिसमें वो फुल कट शीट और हल्की बियर्ड में था। वो उसको इस पोर्ट्रेट को देखे आंखें फाड़ते देख उसके करीब हुई थी। मुझे सिगरेट पीता ये शख्स जहर लगता है। वो कदमों पर उसके बराबर होते उसके कान में बोलते होश दिला गए थे। सफ़ेद कपड़ों में निकरी वो पूरी तरह उसको अपने शहर में मुब्तला कर रहे थे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मैं उसे अच्छा लगूं या ना लगूं। वेल थैंक यू मेरी मॉर्निंग को इस सरप्राइज से मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। उसके हाथ थामते उसकी उंगलियां चूमने लगा। उसकी आंखों में झांकते रात के रंग देखना चाहता था। जब उसके बेतहाशा करीब होते अपना आप उसके हवाले कर गई थी। नूर इसकी गहरी नज़रों पर सुर्ख सा चेहरा फेरते नजरें चुराने लगी थी। मैंने तुम्हें रात को हर्ट कर दिया। वो उसके गिर्द घेरा तंग करते उसके कंधे पर अपना लम्स छोड़ने लगा था। वह चौंक तो उसकी गिरफ्त से निकलने को थी। मुझे बाबा की तरफ ड्रॉप कर देंगे। आज़ैन के हाथों की गिरफ्त छूटी थी। तुम नाराज़ हो अभी भी? उसका चेहरा रू किए वह बेचैन होने लगा। तुम करीब नहीं आना चाहती थी मेरे क्या? उस लम्हे वो हैरान सा हो गया था। आज़ियान स्टॉप प्लीज़, मुझे शर्मिंदा नहीं करो। वो इस लम्हे आंसू पीते चीखी थी। उसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। खुदा के लिए यकदम इतने अच्छे नहीं बना करो कि मैं फिर तुम्हारा गुस्सा सहन नहीं कर सकूं। एतदाल में रहा करो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था तुमसे दूर होने का। याद रखो इस बात को। तुम्हारा बहुत एहसान है मुझे अपनाने का। बस फर्क इतना है कि मैंने तुम्हें कोई सिला नहीं दिया। वो रात की बात तलखी से दोहरा गई थी। आंसू रगड़ते वो दूर होते रूम के दरवाजे के करीब जा रही थी। ये शख्स एक पल में उसे आसमान पर बिठा देता अगले लम्हे अपने मूड से उसे बुरी तरह दहला भी देता। नूर क्या चाहती हो मैं मम्मा से लड़ूं? उसके कदम रुके थे। वो बेयकीन से पलटी थी। तुमने सोच भी कैसे लिया? वो झटके से करीब जाती उसका कॉलर पकड़ गई थी। अगर ऐसा होता है मैं उनसे माफ़ी ना मांगती समझे तुम। बस आइंदा मेरे साथ वो रवा नहीं रखना आज़ियान। आप बस इतना बता दें क्या आपको लगता है जो लड़की खुद की ज़ात के लिए नहीं लड़ सकी वो क्या जवाब देगी किसी को? बहरहाल मुझे अपना के आपने अपने साथ नाइंसाफ़ी की थी मगर अपनी माँ के साथ भी बहू के मामले में नाइंसाफ़ी हो गई। उसका काला छोड़ती वो अजियत में थी जब उसकी वही कलाइयाँ थाम गया था। नाइंसाफ़ी तुम मेरे साथ करती हो खुद को अजियत दे के। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? रही मम्मा की बात। वो गलत किया उन्होंने और तुम भी गलत थी नूर। आपको किसी के दिन में जगह बनानी हो आपको मेहनत करनी पड़ती है और वो मैं शायद कभी नहीं बना सकती। वो नज़रें झुका गई थी। वो गहरा सांस भरते उसको देखने लगा था।
تم نے کل کہا تھا میں 10 دن تم سے کروٹ کے فاصلے پہ تھا، تمہارے دل کا حال نہیں جان سکا۔ میں کیسے خود پہ اتنے سے ضبط کیا تھا تم اندازہ لگا سکتی ہو نور۔ انسان تھا میں، کوئی فرشتہ نہیں۔ تم پر جائزہ رکھنے کے باوجود میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف جا کر ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ہمارے درمیان اگر رشتہ بنانا چاہتا تو زبردستی بھی بنا سکتا تھا، اور تم چاہ کے بھی مجھے روک نہیں سکتی تھی، لیکن میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے پرسکون کر گیا تھا، وہ اس کی گرفت سے نکلنے لگی تھی۔ اب نہیں نور جان۔ وہ اس کو اسی پوزیشن میں خود میں پیچھے مسکراتے روم میں لانے لگا۔ بھول جاؤ سب، ایک برا چیپٹر تھا جو ختم ہو گیا۔ اس کی نم پلکیں دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھے، دوسرا اپنے گرد حائل کرتے اسی پوزیشن میں کمرے سے باہر لاتے گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں سر بکھیرنے لگا۔ کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا لے، آنسو تیرے سہارے تو میری پلکوں پہ سجا دے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی جا رہی تھی، اس کی بے سری بھاری آواز اپنے کانوں میں گونجتی سنتے۔ بالکل اچھی آواز نہیں ہے، باتھ روم سنگر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کھول کے مسکرائی تھی۔ کیا سب اچھا ہو گیا اتنی جلدی؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے خواب کسی کیفیت میں بولی تھی۔ کالج جوائن کرنے کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے اس کی لمبی باریک سی مومی انگلیاں اور سونی کڑائیاں دیکھنے لگا۔ آسیان آئی کانٹ، میں کیسے سامنا کروں گی اس جگہ کو جہاں سے مجھے اس کے لبوں پر انگلی جما گیا تھا۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ ریڈیوس، ریوز اور ریسائیکل کا پروسیس پڑھا ہے بایولوجی میں۔ یو شوڈ اپلائی دس۔ تم مضبوط بنو گی۔ وہ لڑکی جو مجھے مری میں ملی تھی ویسی کانفیڈنٹ اور خوبصورت۔ یہ کہنا آسان ہے، اس کی گرفت سے نکلتے مرر کے سامنے تھی۔ آسیان کو اس معاملے پر نظریں چراتے دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے اب تمہاری مرضی چلے گی تو تم بالکل غلط ہو۔ کل رات کے بعد تم مجھے سارے اختیارات دے چکی ہو، پھر وہ اختیارات تمہارے وجود پر ہو یا اپنی کمر پر سرسراتی اس کی انگلیاں وہ شیشے میں اپنے پیچھے دیکھتے اس کی بات پر لمحے میں سرخ پڑتا چہرہ جھکا گئی تھی، یا پھر وہ اس کے کان پر جھکتے اپنے ہونٹوں کے سرگوشے سے اسے آواز باختہ کر گیا تھا۔ تمہارے بارے میں کیے جانے والے سارے فیصلے کیوں نہ ہو، میں شاور لینے جا رہا ہوں۔ اس کے غیر ہوتی حالت پر محفوظ ہوتے بات بدل گیا۔ یہ اطلاع دینے کے بعد تھی۔ دانت پیستے اس کی بات پر مٹھی پینچ گئی تھی، اس کے وجود کی خوشبو خود میں اتارے اسے باور کرا گیا تھا کہ اس کی ذات کے ہر فیصلے میں اختیار رکھ گیا ہے۔ نور، پانی نہیں آ رہا۔ چند لمحوں بعد بیڈ شیٹ درست کرتے اس کی آواز واش روم سے باہر گونجتے اس کی جان نکال گئی تھی۔ آسیان نیازی، میں نے آج تک شیمپو یا صابن سے کبھی کسی کا جانی نقصان ہوتے نہیں سنا۔ وہ دانت پیس گئی تھی۔ سوچ لو نور جان، آ جاؤ باہر۔ وہ بھیگا چہرہ واش روم کا ذرا سا دروازہ کھولے باہر نکال گیا۔ شرم ہے آپ میں؟ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے دوسرے روم میں جاتے فوری سے خود کو روک کر گئی تھی۔ بے شرم! جبکہ اس کا قہقہ اسے وہاں پر بھی سنائی دیتے اچھا خاصا خجل کر گیا تھا۔ وہ فیروزی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا جب نرم سا لمس اپنے سینے پہ محسوس ہوا۔ آہان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اس کی پشت پر سر رکھ کے اس کے سینے میں بازو لپیٹے تھی۔ صبح اتنی جلدی کیسے ہو گئی آج؟ وہ اس کا فولڈ کرتے شیشے سے اس کو چھپے دیکھتے بولا۔ آپ اٹھ گئے تو مجھے نیند نہیں آئی، تھوڑا شور ڈالتے ہیں آپ تیاری کے دوران۔ آخری بات پر وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئی تھی۔ میری نیند کے تو دشمن ہیں آپ صدا کے۔ نیند کا دشمن، یہ ورڈ اب سوٹ نہیں کر رہا۔ وہ واچ باندھتے اس کو اب اپنے عین سامنے ڈریسنگ پر بیٹھے اپنے درست کالر سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ گور کے رہ گیا تھا۔ زیادہ تنگ کیا تھا رات میں آپ کو؟ مسکرا اٹھی تھی۔ آن نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی، پرپل ڈھیلی سی شرٹ اور سفید لیس لگے کھلے سے ٹراؤزر میں وہ لمبے بال کمر پر بکھرائے اس کے وجود میں تبدیلی سے اسے اس کی نظروں میں مزید حسین کر گئی تھی۔ رات کی اس کی حرکت یاد آئی۔ آہان اٹھے نا؟ وہ اس پر جھکی اسے مسلسل نیند سے جگا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ریا؟ تم ٹھیک ہو؟ کہیں پین تو نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا رکو، تم پریشان نہیں ہو، میں جوس لاتا ہوں، میڈیسن لے لینا۔ وہ نیند میں جاگنے سے ہڑبڑی میں جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ اف، کہیں پین نہیں ہو رہی؟ اور خدا کے لیے جوس پہلے میری زندگی میں سے سائڈ پر ہٹائیں اور غور سے سنیں۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں میں۔ وہ پرسکون ہوتے فوری لیٹے آنکھیں بند کر گیا۔ ہاں اٹھے، مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ واٹ؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ ٹائم دیکھو۔
وہ نیند کی خماری لیے بمشکل گھڑی کی جانب دیکھنے لگا جہاں 1 بجا تھا۔ جی، یہ آپ کو میری یہ کنڈیشن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹایا تھا۔ بولتے ہوئے کم از کم سوچ لیا کرو۔ وہ پورے رفتہ باتیں اپنی جلد بازی پر یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ وہ سر جھٹکتے چپل اڑیستے باہر نکل گیا۔ غیر ارادی طور پر پہلے وہ فریج چیک کر گیا۔ شکر تھا فریج میں آئس کریم پڑی تھی۔ مینگو فلیور آئس کریم چھوٹے باؤل میں نکالتے روم میں داخل ہوا جہاں وہ بستر پر بیٹھی اس کے فون سے لگی تھی۔ فون تو میرا، یہ پکڑو اور کھا کے فوری سے پہلے سو جاؤ۔ باؤل اسے تھماتے فون آف کرتے وہ سائڈ ڈرا میں رکھتے اپنی جگہ پر لیٹتے بولا، کیا مطلب سو جاؤ؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے یہ فلیور ہرگز نہیں کھانا۔ پکڑے اسے ونیلا فلیور سے چینج کر کے لائے، ابھی کے ابھی اٹھے۔ وہ اس کے کندھے پر جھکتے دوبارہ جھنجھوڑ گئی تھی، یہاں کوئی آئس کریم پارلر نہیں کھولے میں نے، جو ایک نہیں پسند آیا تو دوسرا فوری سے پہلے حاضر ہو، چپ کر کے کھاؤ اور سو جاؤ۔ وہ سخت لہجہ اپنا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے رونے کی دبی آوازیں اسے محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ریحا؟ اس ٹائم میری جان کوئی شاپ نہیں کھلی۔ اس کی جانب رخ کرتے وہ نیند کی خرابی کی وجہ سے اب لہجے کی سختی میں نرمی اپنا گیا تھا۔ آپ کو کیا پتا ہو کتنا مشکل ہے یہ سب؟ آپ کو تو بس اپنی نیند کی پڑی ہے۔ وہ ندیدہ آنسو صاف کرنے لگی۔ اوف، بتاؤ اب میں کیا کروں پھر؟ وہ جھنجھلایا اور سب اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے اب چاکلیٹ کھانی ہے، وہ سو کرتے بولی۔ ہیں چاکلیٹ؟ ریحا تم آئس کریم سے سیدھا چاکلیٹ، یہ کیسے موڈ سوئنگز ہیں؟ وہ منہ بگاڑتے فوری گھٹنوں میں سر دے گئی۔ اچھا رو تو نہیں، کچھ کرتا ہوں یار۔ وہ جھکی اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگی تھی۔ کریمنگ کا کیا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ ویسے آپ کی طلاق کے لیے وہ کبٹ میں پڑی ہے، وہاں سے لا دیں بس۔ وہ اسے حیران پریشان سا دیکھتی مشکل حل کر گئی۔ اٹھتے کبٹ سے لاتے اسے دے گیا۔ ساری نہیں کھانا، ساتھ اسے واٹ کر گیا تھا۔ نہیں، یہ بھی مجھے اچھی نہیں لگی، ہاں کچھ اور کرے نا پلیز، میرا دل چاہ رہا ہے۔ وہ ایک بائٹ لیتے پیکٹ سائڈ پر آئس کریم کے ساتھ رکھ گئی۔ میں پھر اب کیا کر سکتا ہوں؟ لہٰذا بہتری اسی میں ہے، سو جاؤ۔ وہ دانت پیس گیا تھا۔ ہاں مجھے بھی تھوڑا انٹرٹین کر دیں، جیسے کوئی جوک یا ڈانس کا اسٹیپ پلیز، اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ۔ رکیں، میں گانا لگاتی ہوں۔ وہ اب حیرت سے دیکھنے لگا، یہ غلط غصہ بھی آنے لگا۔ وہ اسے جان بوجھ کے زج کر رہی تھی۔ سوری، میں اب اتنا بھی ذہن مرید نہیں ہوا کہ بیوی کو انٹرٹین کرنے کے چکر میں پارٹ ٹائم جوکر بن جاؤں۔ وہ جس طریقے سے بولا تھا، ریحا اس کے کیوٹ ایکسپریشنز پر اس پر جھکتے اس کا گال چوم گئی تھی، پر وہ بے اثر ہوتے کمفرٹر تان گیا۔ بہت برے ہیں بیبی، آپ کا بابا بالکل مما کی پرواہ نہیں۔ وہ کہہ کر ضبط کیے کمفرٹر سر تک تانے اسے دیکھتے بولی، میں رات کی تمہاری بیتوکی حرکتیں نہیں بھولا ابھی۔ وہ چتا گیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تھوڑے کپلز کال کر لوں، پر وہ اور ہی شوہر ہوتے ہیں، میری ہی غلطی جو آپ کی نیچر صحیح سے جانے بغیر اس رشتے کی حامی پڑتی۔ اسے شور ہے کے پاس جاتے دیکھ اسے جلانے کو بولی، اوہ تو پھر میری غلطی تم سے پڑی ہوئی، دیکھو نا تمہیں جانتے بوجھتے حامی پڑتی۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ دیتے بولا، تو پچھتا رہے ہیں؟ حساب برابر کیے وہ اس کی اونچی آواز پر کانوں میں انگلی ٹھونس گیا تھا۔ تھوڑا تھوڑا، وہ لبتے بھر مسکرایا۔ ہاں، اس تک چیختے پہنچتے کو روک گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں، رکو۔ اسے سہارا دینے قریب جاتا وہ پہلے بول اٹھی تھی، ضرورت نہیں، آپ صرف پچھتائیں۔ منہ بگاڑتے ہوئے اس کو دکھانے کو ڈریسر کے کنارے پر ہاتھ رکھتے اترتی کہ پوری طرح اپنے ٹراؤزر میں ہی الجھی تھی۔ ہاں، اس کی دل خراش چیخ پر وہ فوری اس کی طرف بڑھتے قدم تیز کیے پیچھے کمر سے اس کو مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ آنکھیں کھولتے اس کی چبھتی نظریں سامنے تھیں۔ فوری سے پہلے چینج کرو یہ ٹراؤزر۔ اس کے سیریس ہونے اور ایک دم تیز لہجے پر وہ چند ثانیے پہلے ہوا واقعہ سوچتے خوفزدہ سی ہونے لگی۔ وہ گہرے سانس بھرتی آواز پاختہ تھی۔ اس کو بیڈ پر بٹھاتے وہ قبر تک جاتا کہ اس کی بازو تھامتے مضبوطی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت میں لے گئی تھی۔ ابھی پاس رہے پلیز۔ اس کے کندھے سے لگے چند لمحوں پہلے والا مذاق کی رمق اب بالکل غائب ہوتے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو، وہ روتے بول رہی تھی، اسی لیے کہتا ہوں دھیان بھی دے دیا کرو۔ یا تم جانتے ہو یہ نازک مراحل ہے، تمہاری جان کے لیے بھی کیوں مجھے خوفزدہ کر دیتی ہو یار۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس کو روتے دیکھ وہ نارمل ہونے لگا۔ بیڈ سے نہیں اتر رہی تم؟ ایک میڈ تمہارے لیے ارینج کرتا ہوں۔ اس کا تنگ ٹیپری والا ہینگ ڈریس اس کے قریب رکھتے اسے کران سے گمسم سٹیک لگائے دیکھ اب آن کر رہا تھا۔ آپ نے میری کوئی ایک شرط نہیں مانی، میں آپ کی باتیں کیوں مانوں؟ میں نے شادی سے پہلے ایک چٹ دی تھی آپ کو، یاد ہو تو؟
पेपर्स फाइल में अटैच कर रहा था जब उसकी बुझी सी आवाज़ गूंजी, और ये सिर्फ एक जगह सुकून से बैठने की वजह से निरोटा सा लहजा था। वो तहशद जाने उसे कहाँ से मिल गई थी। वो तो शायद कहीं किसी ड्रॉ में फेंक चुका था। सीरियसली, इस लड़के के पल में बदलते थे और उसे सीरियस हालत में भी उसके पागलपन का सबूत देते थे। हम बात नहीं कर रहे इस टॉपिक पे फिलहाल। व्हाट इज़ दैट? अपना ख्याल रख रही हो तुम, आई समझ। बेड से नहीं हिलना, टेक केयर योरसेल्फ। उसके करीब होते एक घुटना बेड पर फोल्ड किए उसकी पेशानी पर लब रखते उसकी बात नज़रअंदाज करते बोला था, सुने मेरी आखिरी बात, 1 घंटे मेरे पास रख जाए प्लीज़, वॉशरूम। उसके शहर से वो तब निकली जब उसके काफ़ी दूर अपना सेल फोन खींच लेते दरवाजे के करीब था। पास नहीं आना तुम। वो पलटते उसकी बात पर बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त कर गया था। उसके फ्रेश होने के बाद नाश्ते की टेबल तक उसकी सिरार पर आई थी, वरना तो उसकी माँ का सामना करने की पोजीशन में नहीं थी। कुछ रोज सुबह ही आ जाती थी। अब वो सारा नाश्ता टेबल पर लगा चुकी थी जबकि वो अपने नाश्ते के इंग्रेडिएंट्स लेते किचन से निकला था। मली ने उसकी जानिब झांकते देखा। रात की निस्बत गाजियान समेत उसके तेवर भी बदले थे। मॉर्निंग मामा। अपनी माँ के लिए चेयर खींचने के बाद वो उसके लिए भी अपने बराबर में चेयर खींच गया था। उसके कहने पर वो उसके साथ आई थी। आयरा ने उसकी जानिब भाप फ्राई अंडे के साथ नाश्ता सर्व किया जब वो दरमियान में ही अचक चुका था। नूर को ब्लैक पेपर से एलर्जी है, वो देखती रह गई, जबकि मलिहा बेगम भी ये डरा खासा देख रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था। आयरा प्लेट पीछे किए उसके सुर्ख से चेहरे पर नजर डाल गई। इस्लाम में उसके दिल में तकलीफ की शदीद लहर उभरी जिसे वो उस पर मुस्कुराती नजर डालते कम कर रही थी। अगर तुमने अपने बाबा की तरफ जाना हो तो मुझे बता देना। वह फिलहाल उसकी माँ की जानिब देखते नफी कर गई। उनकी मौजूदगी में अब वह नहीं जाना चाहती थी। नाश्ता करने के बाद अपनी चेयर से उठते अपनी माँ से मिलने के बाद वो उसकी चेयर पर झुका था। मिस यू हॉलीडे नूरे जान। उसके सर को चूमते हल्की सरगोशी में उसकी मोहब्बत भरे मुजाहरे पर जहाँ नूर को सबकी मौजूदगी में सुर्ख किया था, वहीं उसकी माँ जब से चेहरा मोड़ गई थी जब कायरा अपनी मुस्कुराहट यहाँ वहाँ देखते कम कर रही थी। इशू तो अभी भी बना है। ये महकमे वाले जिसके पीछे परछाई जल्दी जान नहीं छोड़ते, इसीलिए कहता था थोड़ा हौसला रखो। हमदानी आजी ने उसकी जानिब देखते कहा। वो ऑफिस में बैठा आंखें बंद किए कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए बातों के दौरान मुस्कुरा रहा था। फाइनली वो उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह शामिल हो गई थी। आसियान अपनी सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखते? अपने साथ पर्सनल कार्ड रखा करो। आज भी तुम अकेले थे। डैड आई कैन हैंडल। उनकी मौजूदगी बातें लग पीछे सीधा हो गया था। वो मेरे साथ हर टाइम 2 गार्ड होते हैं। वो अलग बात है वो सिविल यूनिफॉर्म में नहीं होते। नूर की वजह से मेरा सिक्योरिटी गार्ड करके बाहर होता है। वो सारा एरिया ऑफिसर कॉलोनी का था जहाँ हर घर इतने फासले पर था कि अंदर अगर कोई वारदात भी हो जाए किसी को कुछ पता न चले। लिहाजा इसका घर में होने की बजाय बाहर होता था। नहीं, अब मुश्किलात है तुम्हारे लिए, वो भी पुरसकून नहीं हुआ होगा। फिलहाल मुझे उसके जिक्र से मूड हरगिज़ ख़राब नहीं करना। मुझे आज जल्दी निकलना है, काम है कुछ। इरादा उसके लिए शॉपिंग करने का था। वो गाड़ी की चाबी लिए उनके कंधे पर हाथ रखते दिलासा दिए चला गया था। मैं इतनी देर रूम में नहीं मैं कैद नहीं रह सकती। वो उसकी हिदायत सारा दिन फॉलो करने के बाद अब उकता आ गई थी। सुबह की उसकी माँ ने और उसकी सास ने 2 चक्कर उसके रूम में लगा लिए थे। सानिया बेगम तो वैसे इंस्ट्रक्शंस में आहन से भी ज़्यादा सख्त हो गई थी। आपके आने से पहले मैं रूम में आ जाऊंगी। वो रसोई से बाहर निकली थी। दिन में कदम भरते अपने बराबर के कमरे से आती आवाज़ पर उसके कदम जमते खौफजदा पड़ गए थे। वो मुश्किल संभलते उसकी बातों पर दीवार का सहारा लिए थे। उससे कि इंतहा महसूस किए वो रूम के दरवाजे से अंदर चली गई थी। पता है मैंने सुना था मुखलसी एक ऐसा जज्बा है, अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते उसे अच्छे अल्फाज तो दे सकते हैं। अल्फाज लहजा नहीं रखते मगर तासीर रखते हैं। शायद आपके अल्फाज किसी के लिए हिदायत बन जाए। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन लोगों की दुआ में शामिल होते हैं, लेकिन शायद तुम लानत लेने के लिए इस दुनिया में आई हो। मैं सोच नहीं सकती तुम इतनी घटिया हो। उसका खून खींचते चिल्लाए थे। तुम सोच नहीं सकते दानीन मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगी। अभी टाइम नहीं था उसकी हालत, वरना वो दुरुस्त कर देते। उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ते हुए उसी खून को लिए बाहर बढ़ती जब उसका हाथ खींचते दरवाज़ा अंदर कर चुकी थी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। चाहूँ तो अभी तुम्हारा हश्र बिगाड़ सकती हूँ। उसके वजूद पर नजरें डाले वो चेहरे पर हाथ रख के घुराई। लेकिन उससे बड़ी तकलीफ मैं तुम्हें दूंगी।
रिया के हाथ पैर सुन पड़े थे। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। ये मामूली सी शक्ल रखने वाली लड़की मुझे कितनी जहर लगती है तुम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तुम्हारे पास जो है वो अगर मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए, राइट? वो तो मस्खरा उड़ाते लहजे में बोली थी। बड़ी मामा मामा अजहान वो बुरी तरह चिल्लाने लगी थी। जो रूम लॉक करते उसके करीब थी। वो अपनी हालत की वजह से उससे गुरेज बरत रहे थे। कोई भी नहीं है ऊपर, वो अफसोस करने लगी थी। तानीन खुदा का वास्ता है मेरी सारी चीज़ें ले लो, ये ब्रेसलेट मेरे कपड़े और क्या चाहिए सब सब रख लो तुम। और बाजू से ब्रेसलेट निकालने लगे थे। उसे उसकी खुद पर चुभती नजरें और हंसत रफ्ता रफ्ता समझ आया। इस समय वो बंद दरवाज़ा देखते उसी के फ़ोन पर नंबर डायल करती कि स्क्रीन लॉक थी। वो बेबसी से आंसू की रवानी में उसे देखने लगी जो सामने खड़ी उसकी हालत पर काफ़ी महफूज हो रही थी। वो हिम्मत करते झटके से उठी जब उसे बेड पर धक्का दे चुकी थी। वो तकलीफ दबाए खौफजदा से इर्द गिर्द देखते था। मूलतः हुई वो अपने वजूद से जुड़ी जान के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। दानिन मेरा सब कुछ ले लो पर इसे कुछ नहीं करना। दानिन मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर आहान को कुछ हुआ। वो पूरी शिद्दत से चिल्लाते पागल हुई थी। वो सोच नहीं सकती वो किससे बात कर रही थी। बस इसकी जान निकलने के करीब थी। वो चाय का कप लिए उनके जाने बाएं आयरादार नहीं थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो इनको देखते ही 3 सीटर सोफे के करीब खड़ी हसरत से देखने लगी। अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या तुम नहीं बैठोगी? वो अपने लहजे से उसकी बनी हिम्मत फिर से तोड़ चुकी थी। नहीं, मैं फिर भी चाहूँगी आप एक कप चाय मेरे हाथ साथ पीते मुझे कंपनी दे। उनके नज़दीक टिकते चाय का कप बढ़ाते बोली। मलिया ने एक नज़र हाथ में थामे मैगजीन से हटाकर उसके बड़ाई कप के बाद उसके फ्रेश से चेहरे पर डाली जो खासी पतली और पुरसकून सी थी। वह खौफज़दा हुई जो उनके बेटे की मोहब्बत की ज़ेर असर थी। उन्हें गुस्सा आने लगा कि जैसे उनके बेटों को लड़कियों की कमी थी ना। यकीन करें मुझे अछूत की बीमारी नहीं। वो बढ़ाया कप सामने टेबल पर रखते अपना काम होठों से लगा गई। मलिया पहलू बदल गई थी। जानती हैं आपकी बेटी ने आपकी बात पर परसों रात क्या सलूक किया मेरे साथ? वो गरम को ढलक में डेलते वो लम्हे याद करती बोली। मलिया खामोशी रही। मेरी सारी तैयारी फंसे पुश डालते वो आपकी एक कही बात पर मुझ जैसी रेप विक्टिम को अपनाने वाला शख्स जिसने मुझे कभी इस चीज़ का ताना नहीं दिया आपसे माफ़ी न मांगने पर मुझे छोड़ने की धमकी दे गया था। सोच सकते हैं आप उसके रवैये से ज़्यादा ये बात मेरे लिए जान ले गई थी। आप जानते हैं मैंने सिर्फ इसकी वजह से माफ़ी मांगी थी। वो ये बात जता गई थी और मैं ये अब हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करूँगी। आप अपनी तरह मेरा घर भी बर्बाद करने की कोशिश भी करें। वो ठंडे था लहजे में बोली। मतलब क्या है तुम्हारा? मरियम मैगजीन पटाखते भड़की थी। मैं आपकी इज्जत करना चाहती हूँ आंटी, मुझे मजबूर नहीं करें। मैं जानती हूँ मैं अपनी असलियत बखूबी ना ही कभी भूलूंगी। मैं रेप विक्टिम हूँ, अपनी हैसियत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। आपको बेशुमार नफरत है मुझसे और ये शायद कभी भी ख़त्म ना हो। क्या मैं चाहती थी मेरे साथ हो? क्या कोई लड़की चाहती है उसके साथ ऐसा हो? वो अपना आधा चाय से भरा कप टेबल पर रखते अब नमी छुपा रही थी। अगर आपकी बेटी होती उसे घर से निकाल देती। फिर अगर माँ की सोच ऐसी होती है तो अच्छा हुआ मेरी माँ जिंदा नहीं है। मलिया शशतर थी। मैंने सुना है यहाँ सुकून मिलता है। उनकी गोद की जानिब इशारा करते बोली। अगले लम्हे वो सर रख चुकी थी। मलिया सिर्फ खिसकती रह गई। फिलहाल लफ्ज़ों की किल्लत लगी थी। वो कहता है दिल में जगह बनाना मुश्किल नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानता हर कोई उसके जैसा नहीं। उसकी आंखों के किनारे भीगते जा रहे थे। वो कहता है मैं कौन होती हूँ खुद को बुरा कहने वाली, लेकिन वो ये नहीं जानता असल में मैं नफरत के काबिल ही हूँ। मरिया उसकी रुंधी आवाज़ सुनते भी उसके होंठों के किनारे मुस्कुराते देख रही थी। वो कहता है तुम कौन होते हो अपने साथ के बारे में फैसला करने वाली, लेकिन मुझे कैसे बताऊँ उसकी माँ मेरे बारे में ये फैसला कर चुकी है कि मैं उसके काबिल हूँ ही नहीं। और ये सच है, मैं इस बात को कभी नहीं झुठलाऊंगी। हाला नूर खासियान के काबिल कभी नहीं थी ना है, लेकिन वो क्यों इतना अच्छा है कि वो मुझे कभी कभी अपनी अच्छाई से बुरा लगने लगता है। वो आप दोनों में से किस पर है मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात तय है। वो उनकी नजरें खुद पर मरकूज करते ऊपर देखते बोली। अगर खासियान आपका लाडला है तो हाला नूर की जान है अब इसमें। थैंक यू आपका, आपकी वजह से वो मेरे पास है और यही चीज़ आपको मेरे नज़दीक मोतबर बनाते। आपके तमाम मेरी रूह को छलनी कर देने वाले अल्फाजों को भी बसे पुष्ट डाल देती है। वो उनके हाथ चूमते आंखों से लगाते नमी लिए मुस्कुराए थे।
मलिया सिर्फ उसकी पूछ देखती रह गई जो उन्हें सख्ते में छोड़े कमरे में चली गई थी। कहाँ हो तुम इस टाइम? वो फ़ोन कान से लगाई थी जब उसकी तेज़ आवाज़ सुनी थी। मैं तुम्हारा शहर देख रही हूँ, तुम तो लेकर नहीं आए। मैंने सोचा खुद ही आउटिंग कर लूँ। एलिवेटर से सेकंड फ्लोर पर जाते बोली थी। अरे तुम्हें रास्तों का नहीं पता, कुछ ख्याल करो। मामा का फ़ोन अभी मुझे आया है। तुम जहाँ मेरी जिम्मेदारियों फिलहाल सो के अब मैं जवाबदेह हूँ तुम्हारा। मैं नहीं हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी। तुमने मुझे कभी तो से आगे समझा ही नहीं। वो अजीब लहजा अपना गई। अगले लम्हे वो फ़ोन कान से हटाते अपनी जल्दबाजी पर गहरा सांस भरते फिर से कान से लगा गए थे। टीप गाजियान, मैं आ जाऊँगी यार, बेबी गर्ल नहीं हूँ। और मुस्कुराने की सही कर गई थी। क्या बोल रही हो? अच्छा मैं यहाँ शॉपिंग मॉल में आया हूँ, बताओ कहाँ हो, पिक करता हूँ तो मैं फिर वहाँ से अच्छे से लंच करवा दूँगा। डन। वो प्लान सेट कर गया। नहीं, मैं ऑलरेडी फूड कार्ट की जानिब जा रही हूँ, कोई शॉपिंग करनी थी तुम्हारे शहर से। फ़ोन में बिजी थी जब सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकराई। अपने हील से तवाज़ुन खोते वो गिरती कि वो बाजू से थाम चुका था। फ़ोन उसका दूर जा गिरा था। आई एम सो सॉरी। वो खज्जल होती पीछे हुई थी। उसके बाल्स के पैचेस समेटते वो नीचे को झुकी थी जब वो भी इसी टाइम झुका और दोनों का सर बुरी तरह टकराया था। उफ, मेरा सर तोड़ दिया, मैं कर रही थी ना। वो घूर गई थी और पेचेस तेजी से समेटते सामने देखते फाइल साइड पर करते बोली थी। मैंने सुना है सर टकरा जाए तो दोबारा फिर टकराना चाहिए। वो दांत पीसते अपना सर उसके सर से जोर से टकरा गई थी। कोई बदला लिया था। उसने वाइट जींस पर ग्रे शर्ट वाले शख्स से जो शदीद बेजार सा लगा था। अजान जो यहाँ मीटिंग के लिए आया था उस लड़के की हरकत से अपना गुस्सा जब्त करते खामोशी से उठ गया था जब उसकी वॉच से स्टॉलर का किनारा उलझ गया था। वो अप्रोच का आ गया। ये क्या था? ये सीन में किसी और के साथ चाहती थी। होना चाहते हुए भी मुस्कुराहट रोक के निकालने लगी थी जब उसके आराम से निकालने पर खींचते निकालता कि वो बोल उठी। मुझे स्टॉलर फाड़ना है, ब्रांडेड है, मामूली नहीं है। उसका हाथ उठाते खुद निकालने लगी थी। आजकल के बच्चों में बिल्कुल मैनर्स नहीं रही। थैंक यू भी कह देते हैं, उसको दूर जाते देख बोल दी थी। वेल, ये थैंक यू आपको मुझे कहना चाहिए था क्योंकि आप फ़ोन में बिजी थी। सेकेंडली मैं बच्चा नहीं हूँ। वो लड़ते चबाते बोला था। उफ, एक तो आजकल की यंग जनरेशन खुद को 22 साल की उम्र में बहुत बड़ा समझती है। वो उसकी फाइल्स में से ग्रे यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड पर इंफॉर्मेशन देखते उसको तमस्कार उड़ाते लहजे में बोलते कार्ड थमाते गुजर गई थी। वो सिर्फ कार्ड ही नहीं उसकी पोस्ट भी देखता रह गया था। सर झटकते एलिवेटर की जानिब बढ़ा था। उसको कॉल करते वो पागल था जिसका फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। गाड़ी पर नज़र डाली जहाँ 5 बज गए थे। उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। जॉन उसे याद करवाना चाह रहा था। वो चाबियाँ थामते ऑफिस से बाहर निकला। वो अभी रूम से बाहर ही निकली थी कि अपनी जान जाती महसूस हुई थी। सामने खड़े शख्स को लाउंज में देखते हैरान होने के साथ बेतहाशा अपने कमरे पर नज़र डालते परेशान भी थी। ये यहाँ तो फिर उसे चंद लम्हे पहले फ़ोन से सुनी बात पर अपनी खुशी मानत लगती महसूस हुई। अगर वो यहाँ था तो फिर रिया कहाँ है? मामा मुझे रूम में नज़र नहीं आई। मुझे ऑफिस में याद आया था आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। फ़ोन उसका रूम में है तो वो कहाँ गई है? वो सानिया बेगम से इस्तफसार करने लगा था। क्या मतलब वो रूम में नहीं है? वो वहीं तो थी, सुबह से मैं इससे वहीं मिल के आई थी। सानिया बेगम ने हैरत कम करते कहा। मामा रिया रूम में नहीं है। नीचे तो नहीं गई, मना भी किया है इसे मैंने, फिर भी अगर ये नीचे हुई ना तो इसकी खैर नहीं। आज वो बालों में हाथ फेरते थकावट के बावजूद उसके लिए परेशान था। वो नीचे नहीं गई, मैं कुछ टाइम पहले नीचे से आई हूँ। वो चाहता कि वो फिर से उसके कदम रोक चुकी थी। रूम में चेक करो, वॉशरूम में ना हो। सानिया बेगम की बात पर वो दोबारा रूम में गया था। रिया अंदर हो या कहीं छुपी हो तो सामने आ जाओ, मुझे परेशान नहीं करो। वो रूम में दाखिल होते बालकनी और वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करते सख्त आवाज़ अपनाते बोला था ताकि वो अगर मजाक कर रही थी तो बाहर आ जाए, पर आवाज़ नदारत थी। ने परेशानी से नीचे देखने के बाद टेरिस चेक किया, वो उसे नज़र नहीं आई। 5 मिनट तक जब वो उसे पूरे घर में नहीं मिली तो वो परेशान सा था। ममरिया नहीं है, आप लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है घर रहते कि वो कहाँ गई है। जबकि दानीन रूम पर नज़र डालते सुनती थी उसे फिक्र लागते। दानीन तुमसे कुछ कह कर गई है, वो तुम ऊपर थी ना, तुम्हें कुछ पता है? सानी बेगम के कहने की देर थी। ने पलटते उसके तासरा नोट करते उसके सर पे सवार था। उसके हाथ में बजता फ़ोन देखते वो फ़ोन खींच गया था। उठाओ उसे, किसका फ़ोन है? वो तेज लहजे में उसकी हरकत नोट करता है बोला था। किसी का नहीं, आपको क्या है? अपने काम से काम रखें। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। रिया कहाँ है?
वो यकदम फ़ोन उसके हाथ से लेते दूर फेंक चुका था कि दानिश को जान जाती महसूस हुई थी। मुझे क्या पता किसी के साथ चली गई होगी बगैर बताए मुझसे क्यों पूछ रही हो, वो नॉर्मल होते बोली थी। आहान के थप्पड़ से उसे मुंह में ज़ख़ून का जायका महसूस हुआ था। आहान, सानी बेगम ने सख्ती से तनबीह की थी। आप दरमियान में नहीं बोलेंगी आज। वो इन्हें दूर रहने का इशारा कर गया। मैं पूछ रहा हूँ रिया कहाँ है? दानिश साकत सी थी जब उसे पीछे धकेलते उसके रूम की जानिब गया। रिया कहाँ है तुम जानती हो, बताओ मुझे कहाँ है मेरी बीवी। अगर उसे कुछ हुआ दानिश हैदर तो तुम्हारा वो हश्र करूँगा, सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उस पर धरते उसकी नज़र अचानक ब्रेसलेट पर पड़ी जो बेड के पास गिरा पड़ा था। वो यही थी, मतलब तुम्हारे रूम में। वो ब्रेसलेट उठाते सामने कर गया था। आखिरी बार पूछ रहा हूँ रिया कहाँ है? उसका गला पकड़ चुका था, खांसते वो बुरे हाल में थी। आहान क्या कर रहे हो? सानी बेगम सिकंदर साहब को ले आई थी, क्योंकि आहान उनके काबू में कभी भी अपने गुस्से में नहीं आ सकता था। उसके हाथ दानिश की गर्दन से हटाए थे जो अपक हो रहा था। रिया कहाँ है? दानिश, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस तक जाता जब सिकंदर ने उसे दरमियान में थाम लिया था। पागल हो गया हो? शर्म आया? बेइज्जती है? जानते भी हो भाभी है तुम्हारी, क्या तरीका है ये? सिकंदर साहब ने दूर रहते पर मुश्किल अपना हाथ रोका था। वो खौफजदा सी बेहाल खांसते उसकी जुनूनियत देख रही थी। तो तुम नहीं बताओगे? वो बपरे लहजे में सबको नज़रअंदाज करते बोला था। मुझे नहीं पता, वो डटी रही थी। आन यही होगी, आ जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? सानी बेगम अपना सर थाम गई थी। नहीं जाएगी, ये बताएगी। वो रूम से तनफन करते निकला था कि वो अटका सांस बहाल कर गई थी जब अगले लम्हे ही जान जाती महसूस हुई। अब भी बताओगी या नहीं? वो गन रिलोड करते सामने तान चुका था। सानिया बेगम ने दानिश की झूठी बातों में उसके आंसू साफ के साथ लगाए थे। आन के अमल पर खौफजदा थी। आखिर इस घर में हो क्या रहा था? उन्हें तो आन की अकल पर शुबा हो रहा था। मैं चलाने से गुरेज नहीं करूँगा, बोल दो शराफत से। वो दौड़ते फायर कर चुका था जो दीवार में होल करते गुजर गई। वो खौफजदा से उठ गई थी। बताती हूँ, प्लीज़ नीचे करो, वो तेजी से खौफजदा बोली थी। सानिया बेगम की गिरफ्त इस पर से छूटी थी। बोलो। वो दोबारा गन लोड करने लगा। वो कबर्ड की जानिब इशारा कर गई थी। देख ली इसके कारनामे, अगर इसे कुछ भी हुआ मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कबर्ड की जानिब जाते उसे धक्का दे गया था। चाबी वो धाड़ा था और उसे ड्रा से थमाते दूर हुए थे। तेजी से कबर्ड का डोर खोला। सामने बेहोश सिमटी सी नीचे गिरती कि उसे थाम गया था। यह मेरी जान, आंखें खोलो, मामा पानी लाए। उसके बेहोश वजूद को बाजू में भरते पाई लाउंज में लाते चीखा था। उसके होठों से टेप हटाते वो खूनखार नजरों से उसे देख गया था। निकल जाओ दानिश मेरी नज़रों के सामने से, इससे पहले मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूँ। साने के बाद तो मस्खर उड़ाते लहजे में बोली थी। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी ये मरी क्यों नहीं, पिछले आधे घंटे से बंद होने के बाद भी। नाइमा बेगम ने रोती नजरें अपनी बेटी से उसकी जानिब उठाई थी, जो जाने कौन सी दुश्मनी ले रही थी। उसे कबर्ड में बंद की थी। वो वाकई इन्हें पागल लगी थी इस लम्हे। मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आकर तुम्हारी तबीयत दुरुस्त करूँगा। मेंटल सिक औरत, फरार होने की कोशिश भी न करना। अज़ान से पहले तुम्हारा हिसाब किताब मैं करूँगा। उस पर नज़र डालते वो अपना गुस्सा मुश्किल जब्त किया था, वरना उसकी जान लेने में वो देर न लगा था। आहान ने उसे बाजुओं में भरे फिलहाल हॉस्पिटल का रुख किया। उसकी हार्ट बीट काफ़ी स्लो थी। वो डिप्रेशन की वजह से होश में नहीं आ रही थी। रोड पर बाकायदा उस तेज गाड़ी का एक्सीडेंट होते वो अपनी आंखों के सामने देख गई थी। लोगों के हजूम को चीरते वो वहाँ तक गई जहाँ वो शख्स खून में लथपथ बेहसरा स्टीयरिंग पर सर रखे पड़ा था। पता नहीं कौन है ये शख्स, मुझे लगता है जिंदा नहीं है। उसके जख्मी वजूद को देखते वो गाड़ी के पीछे के दरवाजे को खोलते बोल रही थी। अगर आप लोग नीचे मुहैया करने की जगह हॉस्पिटल ले जाए और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो तेज लहजे में बोली थी। मैडम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, निकाह रहे हैं ना, पुलिस केस भी हो सकता है, क्या पता नशा क्या हो जितनी तेज़ गाड़ी चला रहा था। वह सोच कर रह गई थी क्योंकि गाड़ी की रफ्तार तो उसने भी देखी थी। हटे पीछे, आप इसको निकालने में हेल्प तो कर सकते हैं ना। फ़ोन होगा यहीं कहीं, चेक करें, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करें। वो मज़ीद नज़दीक जाते गाड़ी की अंदरूनी जगह चेक करने लगी। वो उसको निकाल चुके थे। उसके हॉस्पिटल ले जाने को एम्बुलेंस में कोई साथ ले जाने को तैयार ना था। वो देखती रह गई जब उसको सीधा किया था। अभी ठीक 15 मिनट पहले वो इस शख्स से टकराव के दौरान मिली थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।